तो सबसे पहले थोड़ा सा अपन समझते हैं कि AWS के अंदर जो हमारी S3 सर्विस है ये क्या होती है और कैसे काम करता है, राइट। तो सर आपकी जो S3 सर्विस है इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल स्टोरेज सर्विस। ओके, S3 स्टैंड फॉर सिंपल स्टोरेज सर्विस। तो इससे ये क्लियर समझ में आ रहा है कि सर हमारी जो S3 सर्विस है ये क्या है, एक स्टोरेज सर्विस है, ठीक है। इसको हम लोग S3 बकेट भी कॉल करते हैं। क्या बोलते हैं सर हम इसको S3 बकेट के नाम से भी कॉल करते हैं। अब बात आती है कि सर हमने अभी तो EBS वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था, वो भी स्टोरेज सर्विस था। यहाँ पर फिर हम S3 के बारे में पढ़ रहे हैं, ये भी स्टोरेज सर्विस है। तो सर दो दो स्टोरेज सर्विस क्यों दी गई है, राइट। कुछ तो डिफरेंस होगा। तो बिल्कुल डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है सर कि आपका जो EBS वॉल्यूम है, क्या है सर, आपका जो EBS वॉल्यूम है, इस EBS वॉल्यूम का जो डेटा होगा सर वो आप किसी इंस्टांस के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पर आपने वीडियोस रख दिए, ऑडियो रख दिए आपने, उसके बाद इमेजेस रख दिए आपने। तो सर ये जो भी डेटा आपने रखा है किसके अंदर, EBS वॉल्यूम के अंदर, इसको सर आप एक्सेस कर सकते हो ओनली EC2 के इंस्टांस के थ्रू, ठीक है। तो आप EC2 इंस्टांस के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हो इस डेटा को जो आपके EBS वॉल्यूम पे रखा हुआ है। बट यहीं पर अगर मैं बात करूँ सर, हमारे पास जो S3 बकेट होता है, ओके, तो जो S3 बकेट के अंदर डेटा होता है उसको आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। लाइक आपने यहाँ पर भी वीडियोस रख दिए, ऑडियो रख दिया, इमेजेस रख दिया आपने, PDF फाइल रख दिया, लॉग्स फाइल रख दिए आपने। तो जो भी डेटा आपके पास रखा हुआ है सर, इसको आप एक्सेस कर सकते हो HTTP और HTTPS के थ्रू। एक्सेस यूजिंग URL HTTP और HTTPS। तो आपका जो HTTPS मतलब सिंपल सा फंडा ही है कि सर वेबसाइट के थ्रू URL के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट का URL उठाएंगे और आप एक्सेस कर लेंगे। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इसको किसी पे अटैच करो और एक्सेस कर पाओ, ठीक है। तो ये दूसरा डिफरेंस एक दूसरे में हुआ। दूसरा पॉइंट सर, आपका जो EBS वॉल्यूम होता है ये ब्लॉक स्टोरेज होता है। क्या होता है सर, ये आपका ब्लॉक स्टोरेज होता है। ब्लॉक स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि सर आपका जो वॉल्यूम होता है इसमें ब्लॉक्स बने होते हैं। जैसे ये वॉल्यूम हो गया, इस वॉल्यूम में ब्लॉक बने होंगे ऐसे आपके। तो आपका जो डेटा है वो ब्लॉक वाइज स्टोर होता है इस टाइप से, ठीक है। यहीं पर अगर मैं बात करूं सर आपके S3 बकेट पे, तो S3 बकेट जो होता है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज होता है। क्या होता है सर, S3 बकेट जो है आपका वो ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है। दूसरा डिफरेंस। थर्ड पॉइंट सर आता है कि आपका जो EBS वॉल्यूम है इसका यूज़ हम करते हैं सर एप्लीकेशन रन करने के लिए, डेटाबेस रन करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने के लिए, ठीक है। किस किस के लिए, रनिंग OS, डेटाबेसेस और एप्लीकेशंस। इन पर्पस के लिए आप सर यूज़ कर सकते हैं अपने EBS वॉल्यूम का। क्लियर। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें हमारी S3 बकेट के बारे में, तो सर S3 बकेट में आप स्टैटिक फाइल्स रख सकते हैं। ओके, स्टैटिक फाइल्स मतलब जो चेंज नहीं हो रही। उसके बाद दूसरा इसका यूज़ केस होता है सर बैकअप पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। आपके पास कोई डेटा है, चाहे वो एप्लीकेशन का डेटा हो या किसी भी टाइप का डेटा हो, आपको इसको बैकअप पर्पस के लिए स्टोर करना है तो S3 बकेट आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होता है। इसके बाद लॉग्स वगैरह आपको स्टोर करना है तो लॉग्स कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप इस पर स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। ओके, तो हम देखेंगे कि स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग कैसे करते हैं S3 बकेट के अंदर। क्लियर। तो ये थर्ड पॉइंट का आपका डिफरेंस हुआ। उसके बाद फोर्थ नंबर पे सर आपका जो डिफरेंस आता है वो आता है आपके प्राइसिंग को लेकर। आपका जो EBS वॉल्यूम है सर ये क्या होता है, कॉस्टली होता है, और जो आपका S3 बकेट होता है ये चीपेस्ट होता है। क्लियर। दूसरी चीज़ आपका सर जो EBS वॉल्यूम है इसका हम स्नैपशॉट ले सकते हैं, और जो S3 बकेट है सर इसमें आप वर्जनिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे वर्जनिंग के बारे में, ठीक है। तो ये तो कुछ मेजर डिफरेंस मैंने आपको बताए। अब इसको थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में समझो
कि S3 का यूज़ हमें तब करना चाहिए जब सर हमें क्या हो, कोई फाइल हो, इमेज, वीडियो या बैकअप को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना हो और आप उनको क्या करना चाहते हो, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आपको S3 बकेट यूज़ करना चाहिए, राइट। सेकेंड पॉइंट आता है EBS वॉल्यूम। EBS वॉल्यूम का यूज़ हमें तब करना चाहिए जब आपको किसी EC2 इंस्टांस के लिए हाई परफॉर्मेंस हार्ड डिस्क की ज़रूरत हो, जैसे कि डेटाबेस या एप्लीकेशन को रन करना हो। ओके, अगर आप एक वेबसाइट के लिए इमेज या वीडियो होस्ट कर रहे हैं तो आपको बेटर ऑप्शन होता है सर S3 बकेट। अगर आप एक सर्वर रन कर रहे हैं तो उसे स्टोरेज की ज़रूरत है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, डेटाबेस डालना है, तो इसके लिए आपको EBS चूज करना चाहिए। तो ये कुछ डिफरेंस थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब आते हैं सर हमारे S3 के मेन पॉइंट की तरफ। तो S3 बकेट जो होता है सर, इसमें क्या होता है, आपके पास डिफरेंट टाइप की स्टोरेज क्लासेस होती हैं। ओके, तो आते हैं ज़रा और हम बात करते हैं कि सर हमारे पास वो कौन कौन सी S3 की स्टोरेज क्लास होती है और किसमें क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ AWS अकाउंट और वहीं पर आपको ऑप्शंस दिखा दूंगा इसमें। चलिए, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है सर S3 के बारे में। ओके, तो यहाँ पर आपको S3 मिल जाएगा, देखिए। तो यहाँ पर मेरे पास कोई बकेट अभी नहीं है, तो मैं क्रिएट करता हूँ। अभी कैसे क्रिएट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करता हूँ, मुझे सिर्फ आपको क्लासेस दिखानी सर, इसलिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। अभी बताऊँगा कि इसको क्रिएट करने के क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, मेरे पास आ गया बकेट सर। इस बकेट के अंदर मैं कोई डेटा अपलोड करता हूँ, सपोज देखिए सर, तो ये हमारे पास स्टोरेज क्लासेस होती हैं। स्टैंडर्ड, इंटेलिजेंट टियरिंग, स्टैंडर्ड IA इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, वन जॉन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल, ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्रीवल, ग्लेशियर डीप आर्काइव, रिड्यूस रिटर्डेंसी। तो सर ये हमारे पास टोटल क्लासेस होती है, इनको हम बोलते हैं S3 स्टोरेज क्लास। क्या बोलते हैं सर हम इनको? S3 स्टोरेज क्लास। सबसे पहले सर समझते हैं हम S3 स्टैंडर्ड जो क्लास होती है ये क्या होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट सर आप जब डेटा अपलोड करते हो और अगर आप कोई क्लास चूज़ नहीं करते तो आपका जो डेटा स्टोर होता है वो स्टैंडर्ड क्लास में स्टोर होता है। अब इस स्टैंडर्ड क्लास में डेटा स्टोर तो होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा चार्जेस अगर S3 बकेट की किसी क्लास में लगते हैं तो वो क्लास होती है सर S3 स्टैंडर्ड क्लास। ओके, अब जो आपका S3 स्टैंडर्ड क्लास का डेटा होता है सर, वो कम से कम 3 अवेलेबिलिटी जोन में स्टोर होगा। 3 से ज़्यादा में भी हो सकता है, बट 3 मिनिमम है ये इसके लिए। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि आपका जो डेटा है वो ग्रेटर देन 3 अवेलेबिलिटी जोन में स्टोर होता है, ठीक है। तो आपका स्टैंडर्ड क्लास में क्या होता है कि चार्जेस हाई होते हैं, बट आपने इसमें जब डेटा अपलोड कर दिया और अगर आपको डेटा वापस से रिट्रीव करना हो, डाउनलोड करना हो, तो आप क्या कर सकते हो, तुरंत एक्सेस कर सकते हो डेटा को। ये आपका एडवांटेज है, बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये कॉस्टली है। सेकेंड नंबर पे आता है सर कि अगर हमें इस स्टैंडर्ड क्लास को यूज़ करना है तो हम कैसे पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे सर आपको वेबसाइट की इमेज अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट करना है, या कोई एक्टिव फाइल्स हैं उन सबको एक्सेस करना है, तो आपको क्या करना चाहिए सर, आपको यूज़ करना चाहिए S3 स्टैंडर्ड क्लास। नंबर 2 पे आता है सर इंटेलिजेंट टियरिंग। अब ये इंटेलिजेंट टियरिंग क्या है सर, ये भी S3 बकेट की दूसरी क्लास है,
इसमें क्या होता है, डेटा विथ चेंजिंग और अननोन एक्सेस पैटर्न। तो सर ये इसके नेम से क्लियर हो रहा है कि ये इंटेलिजेंट तरीके से काम करता है। तो इसमें यूज़ क्या होता है सर, जिन फाइल्स को कब एक्सेस किया जाएगा ये पता नहीं होता। मतलब जैसे आपने आज फाइल एक्सेस की, अब 10 दिन बाद एक्सेस करोगे या 15 दिन बाद एक्सेस करोगे, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं होता। तो ऐसे केसेस में आपको यूज़ करना चाहिए इंटेलिजेंट टियरिंग। इसमें कॉस्ट क्या होती है सर, सबसे सस्ती क्लास में ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाता है। क्या होता है, सबसे सस्ती क्लास जो भी होगी आपकी, जैसे यहाँ पर हमारी जो ग्लेशियर डीप आर्काइव है ये चीपेस्ट क्लास होती है। तो ये क्या करता है, स्मार्ट तरीके से आपके डेटा पैटर्न को देखेगा कि भाई आपका डेटा कब एक्सेस हो रहा है कब नहीं हो रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, आपके क्लासेस में मूव करता जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, आपने इंटेलिजेंट टियरिंग में डेटा अपलोड कर दिया, ठीक है सर, और आपका डेटा जो अपलोड हुआ है वो 6 महीने एक्सेस नहीं हो रहा है, तो उसको क्या करेगा सर, ये ग्लेशियर डीप आर्काइव में भेज देगा। लेकिन वहीं पर कुछ डेटा ऐसा है जो आप 2 दिन 3 दिन में एक्सेस कर रहे हो, तो उसको क्या करेगा सर, उसको आपका स्टैंडर्ड में या स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस इन क्लासेस में रखेगा। तो ये स्मार्ट तरीके से वर्क करता है इंटेलिजेंट टियरिंग। तो जब आपको डिसाइड ना हो कि कब कौन सा डेटा एक्सेस होगा, तो उस डेटा को आप क्या करेंगे सर, इंटेलिजेंट टियरिंग क्लास में रखेंगे। बात करें अवेलेबिलिटी जोन की, तो इंटेलिजेंट टियरिंग का जो डेटा होता है वो भी कम से कम 3 अवेलेबिलिटी जोन के अंदर स्टोर होता है। समझ में आया सर। यहाँ पर मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन या मिनिमम ऑब्जेक्ट साइज़ कुछ फिक्स नहीं होता है कि नहीं आपको मिनिमम 90 डेज ही रखना है या मिनिमम 30 डेज ही रखना है, मिनिमम 1 GB का साइज़ होना चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। इंटरव्यूअर कई बार आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई S3 स्टैंडर्ड क्लास में मैं एक डेटा अपलोड कर रहा हूँ, तो उसमें मिनिमम मुझे कितने डेज स्टोर करना पड़ेगा। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको मिनिमम इतने डेज ही रखना है, ठीक है। अदर क्लासेस में है, जैसे स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस जो है IA, इस क्लास में मिनिमम आपको 30 डेज डेटा रखना पड़ेगा, और मिनिमम डेटा का साइज़ होना चाहिए 128 KB। और जो चार्जेस लगता है सर, वो लगता है पर GB के हिसाब से। कैसे लगता है सर, पर GB के हिसाब से लगता है। लेकिन ये चार्जेस कैसा लगता है, रिट्रीवल फ़ी। मतलब जब आप डाटा अपलोड कर दिया आपने और डाटा डाउनलोड कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ से रिट्रीवल फ़ी भी आपको पे करनी पड़ती है। ओके, तो ये आपका जो स्टैंडर्ड IA इनफ्रीक्वेंट एक्सेस होता है सर, ये स्टैंडर्ड का ही भाई है। बस फ़र्क इतना है कि ये तुरंत एक्सेस नहीं होगा, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस होगा, ठीक है। मतलब फास्टली फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं होगा। समझ में आया हर्षदीप सर, उज्जवल जी, हरीश जी? सर क्या पढ़ रहे हैं अभी? S3 स्टोरेज क्लास पढ़ रहे हैं। ओके, तो आपका जो स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है, इसमें डेटा फास्टली एक्सेस नहीं हो सकता। इसमें लेकिन एक कंडीशन है कि आपका जो डेटा है मिनिमम 30 डेज आप स्टोर करके रखोगे, तभी आप इस क्लास को ले पाओगे, अदरवाइज आप इस क्लास का यूज़ नहीं कर पाएंगे। समझ में आया सर। अब इसमें क्या होता है कि सर आप जो डेटा स्टोर करते हो ना, तो डेटा स्टोरेज का कॉस्ट तो कम होता है, बट जो रिट्रीवल फ़ी होता है सर वो ज़्यादा होता है। क्या होता है, जो रिट्रीवल का चार्जेस है वो ज़्यादा होता है स्टैंडर्ड में। और स्टैंडर्ड में क्या होता है सर, स्टोरेज का चार्ज ज़्यादा होता है, रिट्रीवल का कम होता है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसके बाद आता है सर नेक्स्ट हमारे पास वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, ठीक है। अब ये वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस जो है सर, ये स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस जैसा ही है, बस फ़र्क इतना है कि आपका जो ये स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है, इसका डेटा 3 अवेलेबिलिटी जोन में स्टोर हो रहा था, और 1 जोन वाले में सिंगल अवेलेबिलिटी जोन के अंदर स्टोर हो रहा था। तो इसमें क्या है सर, डेटा की अवेलेबिलिटी कम होती है। मान लीजिए आपके पास 3 अवेलेबिलिटी जोन है, एक डाउन हो गया तो दूसरे में डेटा मिलेगा, दूसरा डाउन हुआ तीसरे में डेटा रहेगा, बट डेटा आपका रहेगा। लेकिन 1 जोन वाले में क्या होगा सर, अगर आपका एक अवेलेबिलिटी जोन गया तो आपका डेटा एक्सेस नहीं होगा। कंडीशन वही है कि इसमें भी मिनिमम 30 डेज आपको रखने पड़ेंगे। मिनिमम ऑब्जेक्ट का साइज़ 128 KB होना चाहिए। रिट्रीवल फ़ी पर GB के हिसाब से एप्लीकेबल होता है। तो ये हमारी टोटल 4 क्लासेस हुई S3 बकेट की। क्लियर। नेक्स्ट आता है सर हमारे पास ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल। अब ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल जो होता है सर, इसमें क्या होता है, आपका डेटा जो होता है वो आर्काइव फॉर्मेट में स्टोर होता है। जो पुराना डेटा होता है, जो तुरंत एक्सेस नहीं करना, जैसे आपने लॉन्ग टाइम के लिए रख दिया 3 मंथ 4 मंथ के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए सर, ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल का डेटा यूज़ करो। तो ताकि आपका डेटा क्या होगा, आप अपलोड कर दोगे और जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप आराम से इसको एक्सेस कर सकते हो।
एडवांटेज क्या होता है इसका सर, कॉस्ट बहुत सस्ता होता है, सबसे चीपेस्ट क्लास बोली जाती है इसको, ठीक है। उसके बाद रिट्रीवल टाइम की बोले तो सर रिट्रीवल टाइम जो होता है इसमें आपका कुछ टाइम से लाइक 1 मिनट से लेके 1 आध घंटे तक का टाइम लग सकता है डेटा रिट्रीव करने में। इसका यूज़ केस क्या होता है, आपको 1 साल से ज़्यादा पुराना डेटा बैकअप पर्पज़ के लिए रखना है तो आप यूज़ कर सकते हैं ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल का। बट इसमें कंडीशन क्या है, मिनिमम आपको 90 डेज डेटा रखना पड़ेगा। समझ में आया। नेक्स्ट आता है सर हमारे पास ग्लेशियर फ्लेक्सिबल आर्काइव, ठीक है। अब ये जो ग्लेशियर फ्लेक्सिबल आर्काइव है सर, इसमें क्या होता है कि आपका डेटा लॉन्ग टाइम के लिए आप रखते हो, जो कि क्या होता है डेटा एक्सेस वंस अ ईयर, मतलब साल में एक बार एक्सेस हो रहा है, और जिसमें आपको टाइम चाहिए क्या सर, मिनट टू आवर का, तो उस टाइम पे आप यूज़ करेंगे ग्लेशियर फ्लेक्सिबल, ठीक है। अब बात आती है सर ग्लेशियर इंस्टेंट और फ्लेक्सिबल, तो ये दोनों सेम होते हैं, बस क्या होता है कि इंस्टेंट रिट्रीवल में थोड़ा चार्जेस ज़्यादा होते हैं और फ्लेक्सिबल रिट्रीवल में चार्जेस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इंस्टेंट रिट्रीवल में आपका डेटा जो है वो एक्सेस हो जाता है फास्टली, और जो ग्लेशियर फ्लेक्सिबल होता है इसमें सर डेटा थोड़ा टाइम लगता है एक्सेस होने में। नेक्स्ट क्लास आती है सर ग्लेशियर डीप आर्काइव। अब ये ग्लेशियर डीप आर्काइव जो होती है सर, ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होता है, लाइक आपको 10 ईयर्स का डेटा रखना है, 5 ईयर का डेटा रखना है, तो ऐसे डेटाज के लिए हमें यूज़ करना चाहिए ग्लेशियर डीप आर्काइव का। इसमें कंडीशन क्या है कि आपका मिनिमम 180 डेज रखना पड़ेगा, मतलब मिनिमम 6 मंथ का डेटा रखना चाहोगे तभी जाके आप ग्लेशियर डीप आर्काइव क्लास का यूज़ कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। उसके बाद आता है सर रिड्यूस रिटेंडेंसी। अब ये रिड्यूस रिटेंडेंसी जो है सर, ये पुरानी और डिस्करेज क्लास है, अब इसका यूज़ नहीं किया जाता। AWS रेकमेंड भी नहीं करता इसको यूज़ करने के लिए। AWS क्या बोलता है कि आपको स्टैंडर्ड क्लास यूज़ करना चाहिए इस रिड्यूस रिटेंडेंसी के कंपेयर में। समझ में आए। तो ये हमारे पास इतनी सारी क्लासेस हैं और सभी का प्राइसिंग अलग अलग। सबसे चीपेस्ट क्लास होती है सर हमारी ग्लेशियर डीप आर्काइव। याद रखें, इंटरव्यू में यही पूछा जाएगा कि सबसे कॉस्टली कौन सी क्लास होती है और सबसे चीपेस्ट कौन सी होती है। सबसे कॉस्टली होती है सर आपकी स्टैंडर्ड, और सबसे चीपेस्ट होती है आपकी ग्लेशियर डीप आर्काइव। समझ में आया हर्षदीप सर? तो ये तो थी सर हमारी सारी S3 बकेट की स्टोरेज क्लासेस के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा S3 बकेट जरा समझते हैं कि सर जब आप S3 बकेट क्रिएट करते हैं तो क्या क्या रूल्स होते हैं, राइट। तो देखिए सर, सबसे पहले S3 बकेट नेम शुड यूनिक, नेम क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। क्या मतलब है इसका सर, आपका AWS का जो S3 बकेट आप बनाएंगे सर, वो S3 बकेट यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी और बंदे ने उस नाम से क्रिएट कर रखा है। अगर सेम नाम का S3 बकेट क्रिएटेड है किसी अदर अकाउंट में, किसी अदर लोकेशन में, तो सर आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्रिएट नहीं कर पाओगे उस बकेट का। तो सिंपल सा फंडा ये बोलूँ कि सर S3 बकेट का जो नेम होता है वो क्या होता है, ग्लोबल होता है। क्या होता है हर्षदीप सर, S3 बकेट का जो नेम होता है वो ग्लोबल होता है। ग्लोबल कैसे होता है, जैसे मान लीजिए उज्ज्वल जी का अकाउंट है, हरीश का अकाउंट है, हर्षदीप का अकाउंट है, विवेक का अकाउंट है, 4 अकाउंट हो गए। अगर इनमें से किसी भी अकाउंट में विवेक 1 2 3 नाम से बकेट बनाए, तो दुनिया के किसी भी AWS अकाउंट के अंदर आप विवेक 1 2 3 नाम का बकेट क्रिएट नहीं कर सकते। ये होता है ग्लोबल नेम का मतलब। समझ में आया सर? यस। दूसरा क्वेश्चन आता है सर, यहाँ पर बहुत सारे बंदों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि S3 जो है वो क्या है, ग्लोबल है। तो एक्चुअल में सर S3 ग्लोबल नहीं है। S3 बकेट जो है वो रीजन बेस्ड है। क्या है सर, S3 बकेट इज रीजन बेस्ड। अब ये बकेट जो रीजन बेस्ड है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर अगर आपने इसको मुंबई रीजन में क्रिएट किया है तो ये मुंबई रीजन में क्रिएट होगा, अगर आपने हैदराबाद रीजन में क्रिएट किया तो हैदराबाद रीजन में क्रिएट होगा, और अगर आपने साउथ अमेरिका जहाँ भी सिंगापुर किसी भी आपने लोकेशन पे क्रिएट किया तो वो उसी रीजन पे क्रिएट होगा। हाँ, S3 सर्विस इज ग्लोबल सर। अब ये सर्विस ग्लोबल का मतलब क्या होता है, तो S3 सर्विस ग्लोबल का मतलब ये होता है कि सर आपने अगर मुंबई रीजन में S3 बकेट क्रिएट किया है तो आप उसको हैदराबाद रीजन में भी देख सकते हो। चलिए आते जरा इनको डिफरेंस समझते हैं। सर सपोज दैट मेरे पास 2 रीजन है, ओके। पहले मैंने EC2 इंस्टांस का एग्जांपल लेता हूँ, ओके।
तो यहाँ पर आ जाएं सर और आप चूज, जैसे मैंने नॉर्दर्न वर्जीनिया लिया और ये मुंबई रीजन है, ठीक है। अब इस रीजन में सर मैंने क्या किया, मुंबई रीजन में मैंने एक EC2 इंस्टांस क्रिएट किया, ठीक है। देखिएगा कोई भी इंस्टांस नहीं है अभी यहाँ पर, देखो। तो मैं एक इंस्टांस लॉन्च करता हूँ, तो सर वो जो इंस्टांस बनेगा ना मुंबई रीजन में ही एक्सेस होगा, आप उसको नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखो देखिएगा, देखिए। तो मैंने सिंपल सा एक EC2 इंस्टांस क्रिएट कर दिया सर एशिया पैसिफिक में, मुंबई में। और यहाँ पर मैं बोला नॉर्दर्न वर्जीनिया पे देखता हूँ, नॉर्दर्न वर्जीनिया पे नहीं दिखेगा आपको। देखिए दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, बट यहाँ पर आप आके देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा। देखिए तो सर ये मुंबई रीजन है, यहाँ पर इंस्टांस दिख रहा है, ये आपका नॉर्दर्न वर्जीनिया इंस्टांस नहीं दिख रहा। क्यों हो रहा है ऐसा सर, क्योंकि आपका जो EC2 इंस्टांस है वो रीजन बेस्ड है, राइट। तो रीजन टू रीजन ये वेरी करता है। अगर आपका मुंबई रीजन पे क्रिएट हुआ है तो मुंबई रीजन पे ही दिखेगा। बट यही चीज़ हम S3 बकेट पे करते हैं। ज़रा आके यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाइए S3 बकेट पे। देखिए सर आप कौन से रीजन पे हो, यहाँ पर दिख रहा है नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन पे। बकेट कौन से रीजन पे क्रिएट हुआ है सर, एशिया पैसिफिक रीजन पे। तो बकेट यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो बकेट जो है वो सारे रीजन पे विजिबल होता है, बट बेस्ड होता है रीजन पे। ऐसा नहीं है कि आपने नॉर्दर्न वर्जीनिया पे क्रिएट किया है और वो मुंबई रीजन पे दिखेगा, ऐसा नहीं। विजिबल होगा वहाँ पर, बट आपको एक्सेस वहीं से होगा, समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आते ज़रा और मैं क्रिएट करता हूँ एक बकेट। तो बकेट क्रिएट करते टाइम क्या क्या ऑप्शन आते हैं ज़रा इनको समझते हैं। सबसे पहले सर बकेट आता है हमारे पास, एक जनरल पर्पस बकेट आता है और एक डायरेक्टरी बकेट आता है। अब सर जनरल पर्पस बकेट जो होता है ये किस लिए रेकमेंड किया जाता है, recommended for most use case and access pattern. General purpose bucket are the original S3 bucket type. They allow mix of storage class that redundantly store object across multiple availability zone. ठीक है। तो आपका जो जनरल पर्पस बकेट है ये क्या है सर, स्टोरेज क्लास का मिक्स होता है, जहाँ पर आपका क्या होता है मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में डेटा स्टोर होता है। बट आपका जो डायरेक्टरी बकेट है ये क्या होता है, सिंगल अवेलेबिलिटी जोन में डेटा स्टोर करता है। पहले सर ये सिर्फ जनरल पर्पस बकेट ही आता था, डायरेक्टरी बकेट नहीं आता था। अभी ये 1 साल हुआ है डायरेक्टरी बकेट को आए, ठीक है। तो ध्यान रखें, कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि जनरल पर्पस बकेट और डायरेक्टरी बकेट में क्या डिफरेंस होता है। तो सर जो जनरल पर्पस बकेट होता है वो मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में यूज़ होता है, और जो आपका डायरेक्टरी बकेट होता है वो सिंगल अवेलेबिलिटी जोन में, ठीक है। बकेट का नाम देखिए, जैसे मैंने बोला हर्ष, तो देखो सर हर्ष दुनिया में कितने सारे हर्ष होंगे, राइट। तो सीधी सी बात है, किसी ना किसी बंदे ने हर्ष नाम का बकेट बना रखा होगा। तो मैंने बोला, मैंने नेम दिया बकेट हर्ष, बट ये क्या करेगा सर, आपको एरर देगा कि दिस बकेट ऑलरेडी टेकन और ऑलरेडी यूज्ड। क्यों, क्योंकि इस नाम का बकेट किसी और बंदे ने बना रखा होगा, हमने नहीं बनाया तो क्या हुआ, ठीक है। दूसरी चीज़, बकेट का नेम सर क्या होना चाहिए, 3 से 63 कैरेक्टर, 3 to 63 कैरेक्टर्स के बीच का होना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए, यूनिक विद द ग्लोबल नेम स्पेस, ठीक है। तो ये यूनिक होना चाहिए। बकेट नेम मस्ट ऑल्सो बिगिन एंड एंड अ लेटर और नंबर। मतलब क्या है, बकेट का जो नेम है वो या तो नंबर से स्टार्ट होना चाहिए या नंबर पे एंड होना चाहिए। वैलिड कैरेक्टर सर A to Z 0 to 9 है, ठीक है, और डॉट है, हाइफन है। इसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर सर आता है ऑनरशिप का बारे में। तो ऑनरशिप क्या होता है सर, कि आपका जो बकेट बना रहे हो, इस बकेट को कौन बंदा कहाँ से कैसे एक्सेस कर सकता है।
तो यहाँ पर ACL लगा सकते हो आप, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ACL का फुल फॉर्म होता है सर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है, कि कौन बंदा इस बकेट को एक्सेस कर सकता है, कहाँ से कर सकता है, सारी चीज़। यहाँ पर देखो आप ACL इनेबल करोगे, पूछ रहा है कि आपका जो बकेट का ऑनर है उसको राइट करने का परमिशन देना है या फिर ओनली आप रीड का परमिशन देना चाहते हो, तो ये आप परमिशन लगा सकते हो। बट ये पॉलिसीज़ एप्लीकेबल नहीं होती प्रोडक्शन में, हम कस्टम पॉलिसी लिखते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला, ACL डिसेबल रखते हैं। कस्टम पॉलिसी हम लिखना सीखेंगे IAM सर्विस के बारे में जब पढ़ेंगे तब। उसके बाद आता है सर ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग फॉर दिस बकेट। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने पब्लिक एक्सेस ब्लॉक कर दिया तो आपके इस S3 बकेट को, अभी हमने पढ़ा था कि हमारा जो S3 बकेट है वो कैसे एक्सेस किया जा सकता है सर, S3 बकेट का जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं सर आप, URL के थ्रू, राइट, HTTP के थ्रू। तो अगर आपने उसको ब्लॉक कर रखा है तो वो एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। अगर अलाउ कर दिया, अनब्लॉक कर दिया यहाँ से, तो वो अलाउ हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने इसको ब्लॉक ही रखा, नो इशू। नेक्स्ट आता है सर हमारे पास S3 बकेट वर्जनिंग के बारे में। तो ज़रा समझते हैं S3 बकेट वर्जनिंग क्या होता है। वर्जनिंग का मतलब ये होता है सर कि अगर आपने सपोज दैट, ऐसा एग्जांपल समझो, आपका ये एक S3 बकेट है, ठीक है सर। S3 बकेट में आपने पहले विवेक नाम का एक इमेज अपलोड कर दिया, ठीक है, फिर दोबारा आप विवेक नाम का इमेज अपलोड कर रहे हो, तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए सर, ओवरराइट होना चाहिए। क्यों, जैसे यहाँ पर देखें आप, देखो सर यहाँ पर मेरे पास कोई फोल्डर अभी दिख रहा है क्या, जैसे ये 3 टायर, ये डीकम्पोज नाम का फोल्डर दिख रहा है। मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ सर D-कंपोज का, ठीक है। क्या बोल रहा है, द डेस्टिनेशन ऑलरेडी कंटेन्स अ फोल्डर नेम डीकम्पोज, मतलब ये बोल रहा है कि भैया डीकम्पोज नाम का फोल्डर ऑलरेडी है, आप यहाँ पर क्रिएट करोगे तो ये क्या करेगा, उसको ओवरराइट कर देगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी सर मैंने क्या बोला, विवेक नाम का ऑब्जेक्ट अगर पहले है आपने अपलोड कर रखा हो, दोबारा उसी नेम का ऑब्जेक्ट अपलोड करोगे तो ये क्या करेगा, ओवरराइट करेगा। तो ओवरराइट ना करके ये क्या करता है सर, आपका S3 बकेट वर्जन मेंटेन करता है। तो जैसे पहले वाला विवेक था तो इसको क्या करेगा, विवेक 1.0 दे देगा, ये 0.1 ऐसा दे देगा। तो वर्जनिंग का मतलब ये होता है। दूसरी चीज़, वर्जनिंग अगर इनेबल है सर आपके बकेट में और आपने ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया तो आप उसको रिकवर कर सकते हो। अगर वर्जनिंग इनेबल नहीं है और आपने ऑब्जेक्ट डिलीट कर दिया तो आप ऑब्जेक्ट को रिकवर नहीं कर सकते। बात आ गई समझ में हर्षदीप सर, उज्जवल जी, हरीश जी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आते हैं और अभी हमने कर दिया सर वर्जनिंग इनेबल, ठीक है। टैग नेम है सर, बकेट का टैग नेम आप कुछ भी रख सकते हो, नो इशू। उसके बाद आता है सर एनक्रिप्शन का ऑप्शन, कि आपका जो S3 बकेट है इस पर एनक्रिप्शन लगाना चाहते हो या नहीं। तो देखो 3 टाइप के एनक्रिप्शन आते हैं। पहला आता है सर्वर साइड एनक्रिप्शन विद AWS S3 मैनेज्ड की। तो ये की जो होती है सर, ये आपका एक सिक्योरिटी फीचर है, तो आपका सर्वर साइड एनक्रिप्शन देगा AWS S3 मैनेज्ड की के थ्रू। दूसरा आता है सर्वर साइड एनक्रिप्शन विद AWS KMS। तो KMS AWS की एक और सर्विस होती है जिससे आप डेटा को सिक्योर करने के लिए यूज़ करते हो, जस्ट काइंड ऑफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड सर्विस समझ सकते हो आप। जिस बंदे के पास KMS आपका की मैनेज सर्विस का डेटा होगा वही बंदा एक्सेस कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अभी हमने इसका किया नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आता है डुअल लेयर साइड एनक्रिप्शन विद KMS, ठीक है। तो आपका डुअल लेयर सर्वर साइड एनक्रिप्शन में क्या होगा, 2 लेयरिंग 3 लेयरिंग में क्या होगा, सिक्योर होगा। तो यहाँ पर 2 लेयर है तो आपका 2 लेयर में क्या करेगा, सर्वर साइड एनक्रिप्शन करेगा, एनक्रिप्शन के लिए KMS की मैनेज सर्विस का यूज़ करेगा। तो पूछ रहा है कि आपके पास KMS कहाँ है, आपके AWS अकाउंट पे या फिर आप यहाँ पर डाल, तो यहाँ पर चूज़ करोगे तो पूछ रहा है कि आपका कहाँ अवेलेबल है। तो अभी देखो आपके पास ये एक ही बना है तो ये उसको ले रहा है, ठीक है। तो हमने बोला हमें इसको नहीं चाहिए, तो हमने बोला सर्वर साइड एनक्रिप्शन विथ ये ले लिया। उसके बाद बकेट की, तो यूज़ एन S3 बकेट की फॉर AWS KMS, रिड्यूस एनक्रिप्शन कॉस्ट बाय लॉरिंग कॉल टू AWS KMS। तो आपको जब क्या करना हो, बकेट की को सिक्योर करना हो और आप क्या करना चाहते हो, कॉस्ट कम करना चाहते हो, उस टाइम पे आपको बकेट की का ऑप्शन यूज़ करना चाहिए सर। अगर आपने बकेट की का ऑप्शन यूज़ नहीं किया तो क्या होगा, आपका कॉस्ट ज़्यादा जाएगा। फिर यहाँ पर एडवांस सेटिंग में आएंगे तो ऑब्जेक्ट लॉकिंग का फीचर मिलता है सर। ऑब्जेक्ट लॉकिंग का फीचर का मतलब क्या होता है, रीड वंस रीड मैनी, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है कि वार्म करके एक पॉलिसी होती है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ अभी ये देखें आप, रीड वंस राइट मैनी। तो ये वार्म एक पॉलिसी होती है, इसके थ्रू क्या होता है सर, आपका ऑब्जेक्ट का लॉकिंग का फीचर मिलता है
तो आपका ऑब्जेक्ट अगर लॉक है तो आपका बंदा इस पर काम नहीं कर पाएगा। लेकिन ये वार्निंग भी दे रहा है, ऑब्जेक्ट लॉक वर्क्स ओनली इन वर्जन बकेट, इनेबल लॉक ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इनेबल वर्किंग। तो ये क्या बोल रहा है कि सर आपका जो वर्जनिंग वाला फीचर है ना, उसी वाले बकेट में आपका ऑब्जेक्ट लॉकिंग का कॉन्सेप्ट वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर आपने वर्जनिंग का ऑप्शन, ये वाला जो वर्जनिंग का ऑप्शन है डिसेबल्ड रखा है, तो आपका ये ऑब्जेक्ट लॉकिंग का फीचर काम नहीं करेगा। समझ में आए? चलिए हम क्रिएट करते हैं सर बकेट, तो ये क्रिएट नहीं करेगा। देखो क्या बोल रहा है, बकेट विद द सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो बकेट का नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो सर ये आपने यहाँ पर 2025 दे दिया। अब देखो जरा आप क्रिएट करेगा क्या, तो क्रिएट हो गया आपके सामने एक बकेट आ गया। अब ये बकेट जब आपके सामने आ गया सर, तो इस पर आप ऑब्जेक्ट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आइए अपलोड के ऑप्शन पे। अब यहाँ से देखो आप फोल्डर को डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने फोल्डर लिया और जैसे मैंने बोला यहाँ पर AWS नोट्स, ये अपलोड कर दिया। और या सॉरी क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा है, आर यू श्योर वांट टू अपलोड ऑल फाइल्स फ्रॉम लिनक्स डॉक। तो देखो यहाँ पर आपने कर दिया है, तो सर सारी फाइल्स उस फोल्डर की अपलोड हो गई। ठीक है, या फिर आप कोई पर्टिकुलर फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो आप क्या करें, यहाँ पर अपलोड पे आइए, ऐड फाइल्स पे क्लिक करें और आप पर्टिकुलर फाइल को अपलोड करना चाहते हैं तो सर आप पर्टिकुलर फाइल को अपलोड कर सकते हैं। जैसे हमने बोला टेराफॉर्म प्रोविजनर, और कर दीजिए तो देखो अपलोड। ठीक है, अब डेस्टिनेशन डिटेल्स पे आ रहा है सर। यहाँ पर बताता है कि आपका वर्जनिंग इनेबल है कि नहीं, एनक्रिप्शन का टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट लॉकिंग इनेबल है या नहीं। उसके बाद यहाँ पर परमिशन पे आएंगे, तो अभी देखो सर इस बकेट पे क्या कर रखा है आपने, दिस बकेट है बकेट ऑनर प्रीफर्ड सेटिंग अप्लाइड फॉर ऑब्जेक्ट ऑनरशिप, यूज बकेट पॉलिसी टू कंट्रोल एक्सेस। तो मतलब सर क्या है कि आपने इस पे ACL अभी नहीं लगाया, पब्लिक एक्सेस ब्लॉक कर रखा है, इसलिए यहाँ से आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अभी हम देखेंगे इसको एक्सेस करने का तरीका। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में आएंगे तो सर यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी क्लास में आपको डेटा स्टोर करना है। आप यहाँ पर डेटा स्टोर बता दीजिए जिस क्लास में आपको स्टोर करना हो। फिर सर्वर साइड एनक्रिप्शन यूज़ करना है या नहीं करना, आप सर्वर साइड एनक्रिप्शन लगा सकते हो तो आपका डेटा एनक्रिप्टेड हो जाएगा। फिर सी के सम फंक्शन होता है, चेक सम इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये चेक सम फंक्शन क्या होता है सर, एक आपकी वैल्यू होती है जो कि क्या करता है, आपके एल्गोरिदम है जो कि सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट का जिसका कम से कम साइज़ होना चाहिए 16 MB। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आप कोई डेटा है सर और आप उसको कॉपी कर रहे हो एक रीजन से दूसरे रीजन पे, ठीक है, या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे बकेट पे, तो आप चाहते हो कि यार इसकी वैल्यू को चेक करें। तो यहाँ पर आप ले सकते हो कि आपको कौन सी वाली चेक सम वैल्यू या मेथड एल्गोरिदम यूज़ करनी है। तो जैसे SHA ये आपका एक एल्गोरिदम है, SHA 256 ये भी एल्गोरिदम है, तो आप यहाँ पर ले सकते हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट यही रहता है, तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट यही रखा और कर दिया आपने अपलोड। देखिए अब ये बकेट अपलोड हो गया सर आपका डेटा बकेट के अंदर। अब मैंने बोला कि इसको कोई बंदा एक्सेस करना चाहे तो क्या कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सर अभी ये आपका प्राइवेट है, पब्लिक नहीं हुआ है। यहाँ पर सिलेक्ट करें, एक्शन में आइए, देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, शेयर विद अ प्री साइंड URL, कैलकुलेट टोटल साइज, मूव, कॉपी। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर कॉपी किया तो पूछ रहा है कि आपका डेस्टिनेशन का वो बकेट बताइए जहाँ पर आपको क्या करना है, मूव करना है, कॉपी करना है। ठीक है, तो आपका डेस्टिनेशन बकेट बता दोगे। फिर यहाँ पर आपको कॉपी करना है, कोई सोर्स सेटिंग लगानी है या कुछ स्पेसिफिक सेटिंग देना है, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, फिर पूछ भी रहा था यहाँ पर कि आप जो डेस्टिनेशन है वो आपका क्या जनरल पर्पस बकेट है या फिर डायरेक्टरी बकेट है या कोई एक्सेस पॉइंट है, तो आप कॉपी कर सकते हो। ऐसे ही मूव करना है तो आप मूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करें, एक्शन पे आइए और मूव का ऑप्शन आ रहा है, तो देखो यहाँ पर मूव हो जाएगा। बस मूव में क्या होगा कि सर आपका जो ओरिजिनल बकेट है वहाँ से हट जाएगा और जो आपका डेस्टिनेशन बकेट है वहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एक्शन पे आइए तो आप रीनेम कर सकते हो इस ऑब्जेक्ट का, इसका नेम चेंज करना है नेम चेंज कर सकते हो। स्टोरेज क्लास अगर आपने डेटा अपलोड कर दिया है स्टैंडर्ड क्लास में और आपको दूसरे क्लास में डेटा मूव करना है तो आप यहाँ पर एडिट स्टोरेज क्लास पे जाएंगे और यहाँ पर स्टोरेज क्लास को आप चूज़ कर लेंगे कि किस क्लास में डेटा रखना है। तो आपने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पर सेव चेंजेस कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है यहाँ पर एक्शन में आएंगे तो आप यहाँ पर सर्वर साइड एन्क्रिप्शन को एडिट कर सकते हो, टैग को एडिट कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड एज पे करोगे डाउनलोड हो जाएगा, शेयर विथ अ प्री साइंड URL करोगे तो ये प्राइवेटली शेयर होता है, ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पर आप डिलीट पे आएंगे तो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा डिलीट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी ऑब्जेक्ट को कर देता हूँ डिलीट। देखिए तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया डिलीट। अब यहाँ पर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसे मेटा डेटा में आएंगे सर तो यहाँ पर आपको मेटा डेटा में इंफॉर्मेशन दिखाता है कि जो आपका बकेट है कब क्रिएटेड हुआ, एनालिसिस आपके टेबल ऑब्जेक्ट की, जो बकेट के अंदर डेटा होगा, जैसे कोई भी आपका डेटा है, फोटोज़ है, ऑडियो है, वीडियो, उसका एनालिसिस दिखाता है, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे यहाँ पर, तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर आने के बाद सर MFA लगा सकते हो आप, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इससे क्या होता है आपका डबल सिक्योरिटी हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक इंस्टाग्राम में भी MFA का ऑप्शन आता है, हमारे AWS अकाउंट में भी ऑप्शन आता है MFA का। अभी हमने डिस्कस नहीं किया MFA के बारे में, बात करेंगे MFA के बारे में आगे, तो एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर MFA लगा सकते हो आप बकेट के ऑब्जेक्ट के ऊपर भी, और अगर आप चाहो कि अकाउंट पे लगाना है तो अकाउंट पे भी लगा सकते हो। तो अकाउंट पे आगे बात करेंगे, यहाँ पर आके आप ऑब्जेक्ट पे लगा सकते हैं, ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पर टैग नेम है, फिर ये एनक्रिप्शन है, फिर यहाँ पर इंटेलिजेंट टियरिंग अभी आपने कन्फिगर नहीं किया, आप चाहो तो इंटेलिजेंट टियरिंग कन्फिगर कर सकते हो। फिर सर्वर एक्सेस लॉक, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है सर वो एक्सेस हो रहा है, उसका लॉक्स आपको अचीव करना है तो लॉक्स करो। फिर इवेंट नोटिफिकेशन, ये सब चीज़ें, इवेंट नोटिफिकेशन, क्लाउड ट्रेल, डेटा इवेंट, ये सब आपका मॉनिटरिंग का पार्ट है। अभी हमने मॉनिटरिंग की सर्विस नहीं पढ़ी है इसलिए मैं इनको स्किप करते जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर आता है ट्रांसफ़र एसेलरेशन। अब ये ट्रांसफ़र एसेलरेशन क्या होता है उज्ज्वल जी बताएंगे मुझे थोड़ा सा। सर ट्रांसफर एसेलरेशन मतलब हाउ मच स्पीड इट विल ट्रांसफर। सॉरी, कितने डिपेंड्स अपॉन द स्पीड, मतलब एक्सेलरेट कितना डेटा ट्रांसफर पर केबी या पर उसकी जो भी यूनिट होगी उसके हिसाब से। देखिए आपका क्या होता है S3 बकेट में सिर्फ दो काम होते हैं, एक तो डेटा अपलोड होता है, दूसरा बकेट से डेटा डाउनलोड होता है, राइट। तो आपका जो डेटा अपलोड और डाउनलोड होता है, हाँ, जो आपका डेटा डाउनलोड और अपलोड होता है वो स्लोली होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा डेटा फास्टली डाउनलोड और अपलोड हो तो उसके लिए आपके पास दो मेथड है। पहला ये है कि सर अगर आप कंसोल से डेटा डाउनलोड या अपलोड कर रहे हो तो स्पीड जो है स्लो मिलती है, बट वही काम अगर आप S3 बकेट पे डेटा अपलोड या डाउनलोड का काम AWS के CLI से यूज़ कर रहे हो तो आपको स्पीड फास्ट मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ सर, अगर आप CLI यूज़ नहीं करना चाहते, ग्राफिकल ही यूज़ करना है बट आपको स्पीड चाहिए, तो आप क्या करेंगे सर, ट्रांसफ़र एसेलरेशन का ऑप्शन इनेबल कर देंगे। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसफ़र एसेलरेशन का ऑप्शन कैसे भी चार्ज लगते हैं डिसेबल्ड, बिल्कुल इसका एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है, ठीक है। और अधिक CLI से करेंगे तो चार्ज नहीं होगा, हाँ, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है रिक्वेस्टर पे। अब ये रिक्वेस्टर पे क्या होता है सर, when enabled the requester pays for request and data transfer cost and anonymous access to this bucket is disabled। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई जब आपका डेटा है उसको कोई बंदा अपने पास ले रहा है, कॉपी कर रहा है या कुछ कर रहा है तो उसका चार्जेस वो बंदा पे करे, ठीक है। तो ये रिक्वेस्टर पे क्या होता है कि जो बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है उसको पे करेगा। फिर स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, तो अभी हमने स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग का पढ़ा कि भाई हम AWS की S3 बकेट पे क्या कर सकते हैं, स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, तो अभी हमने यहाँ पर डिसेबल्ड रखा, करेंगे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर परमिशन का। अब यहाँ पर परमिशन में आप क्या क्या परमिशन देना चाहते हो, तो देखो पब्लिक एक्सेस अभी आपका ब्लॉक है, आप इसको अलाउ करना चाहो तो अलाउ कर दो। कोई कस्टम पॉलिसी लगानी होती सर तो यहाँ पर आप कस्टम पॉलिसी लगा सकते हो। जैसे हमारे पास क्लाउड फ्रंट होता है तो क्या होता है सर, हम S3 बकेट पे ऑब्जेक्ट रखेंगे और S3 बकेट हमारा पूरा प्राइवेट होगा, बट हमारा जो कंटेंट है बकेट का वो एज अ वेबसाइट एक्सेस होगा, कैसे, क्लाउड फ्रंट के थ्रू। तो यहाँ पर आप वो सारी पॉलिसीज़ लगा सकते हो। तो हम यहाँ पर पॉलिसी लिखेंगे भाई हमारा जो S3 बकेट पे डेटा है वो क्या होना चाहिए, हमारे क्लाउड फ्रंट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और हमारा जो क्लाउड फ्रंट है वो हमारे कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा हमारे एंड यूज़र तक, मतलब जो बंदा हमारी वेबसाइट को यूज़ कर रहा है। तो ऐसे सिनारियोज़ में आप कस्टम पॉलिसीज़ लगाते हैं, समझ में आए। तो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे पॉलिसीज़ के बारे में जब IAM का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑप्शन आता है सर कि आपको जो ऑब्जेक्ट है उसमें बकेट का साइज़ कितना है आपने अपलोड किया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने,
सारी चीज़ें ये आपको एनालिसिस पे प्रोवाइड करवाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप मैनेजमेंट पे आएंगे, तो मैनेजमेंट में लाइफ साइकिल रूल आता है, लाइफ साइकिल रूल, रेप्लिकेशन रूल, ठीक है, और उसके बाद इन्वेंट्री कन्फिग्रेशन। ये सारी चीज़ें अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा एक एक, अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि देखो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास आते हैं। फिर आता है सर नेक्स्ट हमारे पास एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट में क्या होता है कि आपका जो कोई पर्टिकुलर यूज़र है या पर्टिकुलर लोकेशन है, तो वो एक एंड पॉइंट बना देते हो, तो क्या होता है कि सर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है कि पर्टिकुलर वहाँ पर एक्सेस होने लगता है। तो यहाँ पर आप एक्सेस एंड पॉइंट बना सकते हो। तो अभी हमने सिर्फ एक बकेट बनाया प्राइवेट तरीके से। अब हमने बोला सर पहले देखते हैं कि हमारा जो बकेट है वो पब्लिक होना चाहिए और ऑब्जेक्ट यूआरएल के थ्रू एक्सेस हो, ठीक है। तो मैं इस बकेट को जरा कर देता हूँ डिलीट। क्या बोल रहा है, नॉट एम्प्टी, तो पहले एम्प्टी बकेट करो। तो आपका बकेट जब तक एम्प्टी नहीं होता है तब तक आप बकेट को डिलीट नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बकेट एम्प्टी हो गया, अब आप बकेट को डिलीट कर सकते हैं। चलिए, तो आपने बकेट को कर दिया सर डिलीट, क्लियर। चलिए, अब आते हैं सर, हमने बोला हमें एक नया बकेट क्रिएट करना है, तो यहाँ पर आ जाइए आप जनरल पर्पस बकेट पे, क्रिएट बकेट पे क्लिक करेंगे सर। यहाँ पर बकेट का नाम दे दीजिए, तो मैंने बकेट का नाम दे दिया सर डेमो या डेमन 2025, ठीक है सर। बकेट यहाँ पर आपको क्या करना है, पब्लिक एक्सेस अलाउ करना है, नहीं करना तो फिर ACL लगा दो, ठीक है। तो हमने अभी ACL लगा दिया और पब्लिक एक्सेस हमने अलाउ कर दिया, ठीक है। और बकेट की वर्जनिंग आप इनेबल करना है कर दीजिए, नहीं करना मत कर दिया हमने, डन। तो आपका S3 बकेट क्रिएट हो गया सर। अब इस S3 बकेट के अंदर आएंगे और आप ऑब्जेक्ट अपलोड करिए। डेस्कटॉप में आए, यहाँ पर जैसे मैं सर साइड टू साइड VPN है, इसकी लैब का इमेज है, इसको मैंने किया और परमिशन में दे दिया सर मैं यहाँ पर पब्लिक एक्सेस। अभी देखो क्या बोल रहा है कि नॉट अलाउड बोल रहा है, राइट। तो यहाँ पर ACL आपको एप्लीकेबल करना पड़ेगा। तो एक सेकेंड, यहाँ पर मैं ओपन करके यहीं से एडिट कर देता हूँ उसको। राइट, तो यहाँ पर आप परमिशन पे आएंगे, यहाँ पर एडिट करें आप, यहाँ पर ऑप्शन था ना हमारा, तो एक सेकेंड अभी आइए उस पर अपलोड करिए ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पर आ गया ऑप्शन आपका पब्लिक वाला, ठीक है। आपने कर दिया इसको पब्लिक, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पब्लिकली एक्सेस होने लगेगा। क्या बोल रहा है, एरर बोल रहा है, एक्सेस कंट्रोल ACL नॉट सपोर्टेड। तो यहाँ पर आपका जो ACL यूज़ कर रहे हैं सर आप, वो वाला सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हमें एक काम करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा ACL, ठीक है।
ओके, सो यहाँ पर आएंगे, ऐड करिए फाइल्स पे और डेस्कटॉप पे आएंगे आप और अपनी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए। देखिए हो गया अपलोड। अब इस ऑब्जेक्ट पे ओपन करो तो आपको ये एक्सेस हो रहा है सर, ठीक है। देखिए बकेट पे ये ऑब्जेक्ट का यूआरएल है। जैसे मैं आप लोगों को चैट बॉक्स पे देता हूँ सर, यहाँ पर आप लोग चैट बॉक्स पे एक्सेस करेंगे इसको तो आप सभी को ये मेरा ऑब्जेक्ट दिखेगा। देखिए चेक करिए आप लोग सभी लोग सर, हर्षदीप सर, उज्जवल सर, हरीश सर, सभी लोग एक्सेस करो, आपको एक्सेस होगा ये ऑब्जेक्ट। हो रहा है सर, हो रहा है ना। तो इस तरीके से जो है आप किसी ऑब्जेक्ट को पब्लिकली यूआरएल के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। बट यही चीज़ अगर आप सर ईबीएस वॉल्यूम में करते तो ईबीएस वॉल्यूम में नहीं होता। क्यों सर? अधिक मान लीजिए वीडियो हमें देना हो तो भी दे अपलोड कर दें। हाँ, सिंगल ऑब्जेक्ट आप कोई भी दे सकते हो, लेकिन आप चाहो कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट का एक यूआरएल दे दो तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट का एक यूआरएल बाय डिफॉल्ट नहीं बनता है। उसको बनाने के लिए एपीआई का यूज़ किया जाता है, ठीक है सर। सर वो सिखाओ ना, क्या बोल रहे हो सर? वो सिखाइए ना, मतलब एक बार ही में जैसे आपके सारे वीडियोस हैं और हमें किसी को देना है या आपको हमें देना है, तो S3 बकेट के थ्रू आजकल बड़ा लोग करते हैं, तो S3 बकेट में लोड कर दो और इसको दे दो, तो वो प्रोसेस फंडा कैसे करेंगे सर? मतलब आइडिया थोड़ा सा हमें कुछ पता, एक बार करके यही प्रोजेक्ट कराइएगा ना सर। मतलब लास्ट टाइम भी अपनी बात हुई थी। कोड तो मेरे को दे दे, कोड तो नहीं देता कोई बंदा। वो देखो कोड अपन मिल नहीं पाएगा क्या? नहीं मिला ना सर, मैंने बहुत ट्राई किया चैट जीपीटी से, इसलिए तो मैंने पुलकित को बोला, पुलकित अगर दे देगा तो फिर देखते हैं। कहानी कोड की है। अभी जो आप बकेट बनाया है, हाँ, उसमें सर पब्लिक को तो ब्लॉक किए हैं। कहाँ ब्लॉक किया? मैंने अलाउ किया है ना। देखो यहाँ पर परमिशन में आओ, सॉरी ये तो ऑब्जेक्ट है, बकेट की परमिशन पे आ जाइए। क्या लिखा हुआ है? ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस ऑफ, ठीक है। तो इस तरीके से किया। अब आते हैं सर हम वेबसाइट होस्टिंग की तरफ, कि अगर हमें S3 बकेट पे कोई वेबसाइट होस्ट करना हो तो कैसे करेंगे। पहले हम इसको कर देते हैं डिलीट। यहाँ तक समझ में आया हर्षदीप सर? यस। ऑब्जेक्ट एक्सेस किया आपने, एक्सेस हुआ आपको, ठीक है। चलिए तो मुझे 2 मिनट दो, मैं पानी पी के आता हूँ। चलिए राइट, तो सर हमने देखा कि हमारे पास AWS S3 बकेट में कौन कौन सी क्लासेस होती हैं। अगर आपको किसी किसी क्लास में ऑब्जेक्ट अपलोड करना है तो आप कैसे क्लास का डिसाइड कर सकते हो। अगर आपने क्लास में ऑब्जेक्ट अपलोड कर दिया और आपको क्लास चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को पब्लिक एक्सेस करना है तो आप कैसे पब्लिकली उसको एक्सेस करवा सकते हो किसी तक, राइट, URL का यूज़ करके। ये सारी चीज़ें अपन ने देखी। अब अपन बात करते हैं कि सर अगर मुझे एक स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करना पड़े S3 बकेट में तो कैसे करेंगे, राइट। तो चलिए आते हैं सबसे पहले और यहाँ पर सर हमारा एक बकेट क्रिएट करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कैसे बकेट क्रिएट किया जाता है। ओके, सो सबसे पहले एक S3 बकेट बनाना है, तो बकेट का नाम कुछ भी रख दो, तो मैंने रखा स्टैटिक 2025, ठीक है। आफ्टर दैट सर यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑनरशिप में आपको ACL इनेबल्ड लेना होता है, क्योंकि आपका ACL जब लगा होगा, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगा होता है, तभी जाके आप उसको एक्सेस करवा सकते हो, अदरवाइज नहीं करवा सकते, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट का ऑनर टाइप बकेट ऑनर प्रीफर्ड रखें। फिर उसके बाद यहाँ पर पब्लिक एक्सेस अलाउ करना पड़ता है आपको, तभी एक्सेस होगा। फिर उसके बाद वर्जनिंग इनेबल रखना तो करिए, नहीं रखना तो मत करिए, तो मैंने छोड़ दिया यहाँ पर और कर दिया क्रिएट बकेट। सर आपके पास जब बकेट, क्या बोल रहा है ऑलरेडी टेकन, देखो आपका बकेट का नेम ऑलरेडी टेकन है। चलो मैंने बोला 2026 भी दे देते इसी के आगे। देखिए तो सर आपका बकेट जो है तो क्रिएट होके आ गया है, स्टैटिक 2025-26। अब इस पर सर मुझे क्या करना है, अपनी वेबसाइट अपलोड करनी है, ठीक है। तो मैंने अपलोड पे क्लिक किया और यहाँ से ऐड फाइल पे क्लिक किया हमने।
तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे आया तो यहाँ पर देखो विवेक नाम से फाइल पड़ी हुई है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर सर आपको परमिशन में करना होता है पब्लिक एक्सेस अलाउ, ग्रांट पब्लिक रीड, ओके, ताकि पब्लिकली ये रीड हो सके, और कर दिया हमने अपलोड। परफेक्ट। अब जब ये अपलोड हो गया फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पे आना है, और प्रॉपर्टीज़ में वो जो आके नहीं ऑन करते तो सर, क्या, कोई इनेबल नहीं करते तो क्या होता? किसको इनेबल नहीं करते तो पब्लिक एक्सेस ही नहीं होता, ठीक है। एसीएल को तो कर दिए ना, एसीएल को तो कर ही दिए थे। तो ACL से क्या है, पब्लिक एक्सेस ऑब्जेक्ट, भाई आपका 10 ऑब्जेक्ट अपलोडेड है, सारे ऑब्जेक्ट पब्लिक रखना है या नहीं रखना है, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे ना आप, इसलिए पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट को अलाउ करना पड़ता है जिस ऑब्जेक्ट को पब्लिक एक्सेस देना है। यहाँ पर फिर प्रॉपर्टीज़ में आए आप, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, इस पर आपको एडिट पे क्लिक करना है, और आपका वेबसाइट डिसेबल्ड होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको आप कर देंगे इनेबल। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको देना है index.html दे दो, और यहाँ पर error.html देना है, दे दीजिए, नहीं देना मत दो, तो मैंने दे दिया error.html, ठीक है, और कर दीजिए सेव चेंजेस। तो देखें यहाँ पर आपको URL मिल गया है वेबसाइट का, इसको आप कॉपी करें और एक्सेस करेंगे आप, तो आपको एक्सेस होगा। तो देखो अभी मेरे सामने एक एरर आ रहा है 403 का, ठीक है, तो इसके आगे लगाइए index.html। अभी नहीं आया, क्या बात है, एक सेकेंड, देखिए तो आ गया। यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ रहा है सर, विवेक.html लगाना पड़ रहा है। अब मैं चाहता हूँ विवेक.html ना लगाऊँ, तो उसके लिए कुछ नहीं करना सर, ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर दो आप यहाँ से, ठीक है, सिलेक्ट करें, यहाँ पर एक्शन पे आइए, रीनेम ऑब्जेक्ट करिए, और index.html कर दीजिए इसको। हो गया। अब आपको यहाँ पर index.html लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है। एक्चुअल में हुआ क्या है कि आपने जब इसको होस्ट किया तो सर आपका index.html को ही बाय डिफ़ॉल्ट उठाता है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट का कोड क्या है सर, यहाँ पर कुछ और नेम से, जैसे यहाँ पर index.html की जगह विवेक.html है, cloud.html है, तो फिर ये उस कोड को उठा नहीं पाता है। इसलिए आपको या तो इसका नाम index.html रखो, या फिर आप URL में क्या करें सर, यहाँ पर URL में भी आप डिफाइन करें स्लैश लगा के, तो उस कंटेंट को एक्सेस करेगा। तो समझ में आया किस तरीके के स्टैटिक वेबसाइट होस्ट होती है। अब यही URL मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में देता हूँ, देखिएगा आप सब भी एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रोवाइड करवाया आपको, अब आप लोग एक्सेस करें, देखो आप सभी को एक्सेस हो रहा होगा। एक्सेस करो आप लोग, वेबसाइट आपको एक्सेस होगी। हो गया एक्सेस सभी को, हरदीप सर, उज्जवल जी, हरीश जी जी। सर, विक्रम सर। चलिए, तो ये था कि आप S3 बकेट पे स्टैटिक वेबसाइट कैसे होस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं सर जरा हम S3 बकेट के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा S3 लाइफ साइकिल रूल। क्या है सर, S3 लाइफ साइकिल रूल। अब जरा समझते हैं S3 लाइफ साइकिल रूल होता क्या है। देखिए सर एक चीज बताइए। हाँ सर एक मिनट, जैसे कोई PDF हमने बना लिया, वर्ड बना लिया हमने, राइट, और वर्ड को अपलोड कर दें, या PDF बना के इसको अपलोड कर दें, तो ये हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, किसी के साथ शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको एक इमेज शेयर। और मान लीजिए हमारा अकाउंट बंद हो गया, मान लीजिए लॉग आउट हो गए, और तब भी वो दिखेगा? हाँ, तब भी दिखेगा।
हाँ। बस आपका ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करना चाहिए उसके अंदर। बस वैसे मेरे S3 में वो ऑब्जेक्ट है तो उसका पैसा नहीं लगता ना, स्टैंडर्ड है। नहीं, तो हम तो सर ऐसे तो बहुत सारा जैसे अपलोड किसी को देना इमेज में जैसे सेट कर सकते, कितनी इमेज तक फ्री है सर? हाँ, ये कितनी भी इमेज तक फ्री है तो याद आया, देखो आपका जो S3 बकेट का साइज होता है सर हम्म, अनलिमिटेड है, ठीक है। मैक्सिमम 1 ऑब्जेक्ट साइज इज 5 TB, मतलब एक ऑब्जेक्ट का जो साइज है सर वो 5 TB होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। एक ऑब्जेक्ट मतलब एक इमेज हो गया, एक ऑडियो हो गया, एक वीडियो, एक फाइल, कुछ भी हो सकता है, तो मैक्सिमम 5 TB का होना चाहिए। ऐसे आपने 50 अपलोड करना है, 50 अपलोड कर दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैं बताना भूल गया था, तो ध्यान रखना आप लोग कि जो आपका S3 स्टोरेज होता है वो अनलिमिटेड होता है, बट ऑब्जेक्ट का साइज 5 TB तक का सपोर्ट करता है, ठीक है। उतना तो होगा ही नहीं सर किसी के पास। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर अब आते हैं, बात करते हैं S3 लाइफ साइकिल रूल के बारे में, जरा समझते हैं सर तो S3 मैं एक लाइफ। क्वेश्चन और पूछ लूं, एक क्वेश्चन और पूछ लूं। बोलिए। मान लीजिए 50 इमेज हमने अपलोड कर दी और उसका साइज है, टोटल का साइज है 1 GB, 2 GB, 3 GB। जैसे आप ही ने कहा उन्होंने PPT भेज देना, ये मेरा तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन सर। किसी को भेजना हो या स्लाइड्स भेजना हो सब ऐसे करके शेयर कर दें, बिल्कुल कर सकते हो, है ना? हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि आप जब उसको भेज रहे हो तो वो URL पे ही देख पाएगा, ठीक है। अगर उसको डाउनलोड करेगा वो तो चार्जेस लगेगा, वो रिट्रीवल के केस में आएगा। अच्छा, ये तो सर डाउनलोड तो करेगा, तो हम यहाँ से डाउनलोड बंद कर सकते हैं? क्या बोल रहे हैं? डाउनलोड लॉक कर सकते हैं कि डाउनलोड ना हो? वो डाउनलोड एक्चुअल में आपके एंड से ही होता है, आप उसको एक्सेस देना चाहते हो या नहीं देना चाहते ये मैटर नहीं करता है। आपका जो डाउनलोडिंग का ऑप्शन होता है वो आपके अकाउंट के अंदर ही आएगा। नहीं, जैसे हमने आपको दे दिया, सिर्फ आप उसका आनंद ले पाए लेकिन डाउनलोड ना कर पाए, तो यहाँ ऑप्शन रहेगा हम बंद कर दें, राइट? पॉलिसी लगा सकते हो आप उसके लिए। तो पॉलिसी लगाना पड़ेगा, वो पॉलिसी वहाँ है सर? पॉलिसी जो आपने बताया वहाँ कुछ नहीं होता है, सब हमें लिखना होता है। अच्छा, तो हमें पॉलिसी तो सर वो भी एक अच्छा है कि पॉलिसी मतलब जैसे ये पॉलिसी कैसे लगाएंगे? लैम्बडा फंक्शन से पॉलिसी लगाएंगे? जी नहीं, IAM पॉलिसी क्रिएट करोगे और पॉलिसी के बाद जब क्रिएट हो जाएगी तो यहाँ पर S3 बकेट में आएंगे और बकेट के अंदर पॉलिसी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर आएंगे, अच्छा, वो जो हम लोग हमेशा जो करते हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा ये बकेट पॉलिसी है, बकेट पॉलिसी है पे आए और यहाँ पर आप पेस्ट कर दोगे यहाँ पर। अब पॉलिसी का जो कोड है वो बनाना पड़ेगा क्या? हाँ, वो आप जो पॉलिसी जनरेटर टूल है उससे बना लो, चैट GPT से ले लो, खुद से लिख लो, वो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। तो सर यदि एक सर हमने पॉलिसी बनाई कि हमें किसी को हमें डाउनलोड नहीं करवाने देना है, सिर्फ ओनली टू सी, तो वो पॉलिसी लिखा, तो सर वो कैसे उसको हम वैलिडेट करेंगे? दिस इज ट्रू और नॉट, मतलब सॉरी, कैसे उसको वैलिडेट करेंगे? कैसे वैलिडेट करोगे मतलब जैसे आपने यही पॉलिसी लिखी, मान लीजिए सर कि डाउनलोड ना हो पाए, तो जैसे कोर्ट पे गए तो उसमें कुछ तो दे देगा, तो हम पेस्ट कर दिए, उसके बाद तो वो मतलब हमने सही लिया या क्योंकि तो पैसे वाला मामला है सर, यदि गलत डाउनलोड हो रहा होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हमने 50 तो पहले टेस्टिंग की जाएगी ना सर, बिना टेस्टिंग के थोड़ी किसी को आप एक्सेस दे देते हैं। अच्छा, कंपनी के अंदर जब प्रोजेक्ट बनता है तो पहले टेस्टिंग खुद के अंदर की जाती है ना कि भाई हमने जो सेटअप लगाया। ये ट्राई कर सकते हैं सर, ये थोड़ा सा ट्राई करते हैं, आप वैलिडेट कर दीजिएगा, सारा कुछ हो जाता है, ठीक है। तो आते हैं हम कहाँ पर बात कर रहे थे, AWS के अंदर S3 लाइफ साइकिल रूल। अब जरा समझते हैं सर लाइफ साइकिल रूल होता क्या है। देखिए सर, हमारी लाइफ में भी आपने देखा, पहले हम फर्स्ट क्लास में होते हैं, राइट, उसके बाद सेकंड क्लास में जाते हैं, फिर थर्ड क्लास, फिर फोर्थ, फिर ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद मास्टर, फिर PhD, दुनिया भर की चीज़ें, राइट। तो ये क्या हो रहा है सर, आपका स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ रहे हैं। ऐसे ही सर आपने AWS के अंदर इतनी सारी क्लासेस पढ़ी, S3 स्टैंडर्ड पढ़ा आपने, फिर IA पढ़ा, फिर 1 जॉन IA पढ़ा आपने, राइट, फिर उसके बाद इंटेलिजेंट टियरिंग पढ़ा, इंटेलिजेंट टियरिंग के बाद आपने पढ़ा सर ग्लेशियर, ठीक है। अब ग्लेशियर में इंस्टेंट और फ्लेक्सिबल दोनों पढ़ा, फिर आपने पढ़ा डीप आर्काइव। तो ये सारी सर आपके पास क्या है, क्लासेस है, राइट।
अब इन क्लासेस में क्या है सर, आप एक के बाद एक क्लास में डेटा मूव करना चाहते हो, ठीक है। क्या करना चाहते हैं आप, एक के बाद एक क्लास में डेटा मूव करना चाहते हो कि भाई मेरा जो डेटा है वो इतने दिन इस क्लास में रहे, इतने दिन। जैसे मैंने बोला कि मेरा जो डेटा है सर वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर 10 डेज इतने इसमें रहना चाहिए, 20 डेज इसमें रहना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो सर, रूल लगा सकते हो, लाइफ साइकिल रूल, कि भाई मेरा जो डेटा है वो इसमें इतने दिन रखना है, इसमें इतने दिन रखना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि 10 डेज इसमें रखना है, 20 डेज इसमें रखना है, फिर 30 डेज इसमें रखना है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इसकी जो मिनिमम कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा आपको कि इतने दिन इसमें क्लास में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। 30 के बाद आप आ गए सर यहाँ पर 40 डेज इस पे रखना है, मैंने बोला 50 डेज इस पे रखना है, मैंने बोला 180 डेज इस पे रखना है। तो ये आपके सर क्या होगा, लाइफ साइकिल रूल हो गया, ठीक है। तो आते हैं जरा हम और देखते हैं कि सर हमारा लाइफ साइकिल रूल एप्लीकेबल कैसे होगा। तो देखो सर यहाँ पर आपके पास बकेट बना हुआ है, बकेट के अंदर ऑब्जेक्ट भी पड़ा हुआ है, परफेक्ट। अब आपको आना है मैनेजमेंट पे। कहाँ पर आएंगे सर, मैनेजमेंट पे। देख रहे हैं आपके सामने दिखा हुआ है लाइफ साइकिल रूल, क्लिक करें सर क्रिएट लाइफ साइकिल रूल, ठीक है। अब लाइफ साइकिल रूल में आएंगे तो यहाँ पर लाइफ साइकिल रूल का नाम क्या देना चाहते हो, तो मैंने दिए माई हाइफन रूल, ठीक है, ये माई रूल हो गया। अब क्या बोल रहा है, चूज अ रूल स्कोप, लिमिट द स्कोप ऑफ दिस रूल यूजिंग वन और मोर फिल्टर, अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट इन दिस बकेट। दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लगाना चाहते हो, लाइक मैंने बोला कि सिर्फ ये रूल उन ऑब्जेक्ट पे लगना चाहिए जिनका एक्सटेंशन .pdf हो, या उन इमेज पे लगना चाहिए जिनका एक्सटेंशन .jpg या png हो। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं सर, ऐसे केस में आप यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हो नहीं ऑब्जेक्ट जितने भी बकेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है सभी पे एप्लीकेबल हो, तो क्या करें सर, यहाँ पर आप अप्लाई कर दो ऑल पे, तो आपका सारे पे हो जाएगा। अब देखो क्या आ रहा है, लाइफ साइकिल रूल एक्शन, ट्रांजिशन करेंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन स्टोरेज क्लास। तो जो आपका जैसे ऑब्जेक्ट है सर, ऑब्जेक्ट का करेंट वर्जन भी होगा, नॉन करेंट वर्जन भी होगा, एक्सपायर वर्जन भी होगा, या फिर कोई परमानेंटली डिलीट होगा या डिलीटेड होगा, उसमें से आप किस वाले पे लगाना चाहते हो, आपका पर्टिकुलर एक पे लगाना चाहते हो या फिर सारे पे लगाना चाहते हो। तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो कि वो कौन से ऑब्जेक्ट होंगे जिन पे लाइफ साइकिल रूल लगेगा, एक्शन होगा, ठीक है। तो मैंने बोला करेंट वर्जन ओनली, तो मैंने चूज कर लिया करेंट वर्जन, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने कर दिया आई नोट टिक करके। फिर यहाँ पर पूछ रहा है ट्रांजिशन करेंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट, पूछ रहा है कि भाई आपका स्टैंडर्ड आई है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, इसमें कितने डेज रखना है, मैंने बोला 30 डेज रखना है, ठीक है। फिर ऐड ट्रांजिशन, फिर बोल रहा है इंटेलिजेंट टीयरिंग, तो इंटेलिजेंट टीयरिंग में कितने दिन रखना है, मैंने बोला 60 डेज रखना है। फिर लगाया आपने रूल, फिर आपसे पूछ रहा है कि वन जोन इनफ्रीक्वेंट में कितने दिन रखना है, आपने बोला 90 डेज रखना है। फिर उसके बाद आपने बोला, ये पूछ रहा है कि ग्लेशियर में कितने दिन रखना चाहते हो, तो आपने बोला ग्लेशियर में रखना 120 डेज, ठीक है। फिर पूछ रहा है डीप आर्काइव में कितने दिन रखना चाहते हो, डीप आर्काइव में बोल दिया आपने 190 डेज या 360 डेज। तो सर इस तरीके से आपने रूल लगा दिया और यहाँ पर आके कर देंगे आप क्रिएट रूल। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट देखो बता रहे 0 से 30 डेज तक कहाँ रहेगा सर, आपका करेंट पे, ठीक है। उसके बाद मूव हो जाएगा कहाँ पर सर, स्टैंडर्ड वाले पे। स्टैंडर्ड से कहाँ जाएगा, इंटेलिजेंट टीयरिंग पे। इंटेलिजेंट टीयरिंग से कहाँ जाएगा, वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस पे। वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस से कहाँ मूव होगा सर, आपका ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्रीवल पे। फिर उसके बाद कहाँ पहुँच जाएगा सर, आपका ग्लेशियर डीप आर्काइव पे, और लास्ट में ये ग्लेशियर डीप आर्काइव पे ही पड़ा रहेगा। आप चाहो तो इस पर ये रूल भी लगा सकते हो कि भाई हमारा जो है तो इतने दिन के बाद ग्लेशियर डीप आर्काइव से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए। इस तरीके से लाइफ साइकिल रूल लगाते हैं। समझ में आया उज्ज्वल जी, हर्षदीप सर? डिलीट का सर कैसे लगाएंगे सर, जैसे डिलीट का लगाना है? डिलीट का देखना पड़ेगा, एक सेकेंड, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है बट आता है ऑप्शन, हम लोग ये रूल लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ ये देखो यहाँ पर है ऑप्शन, परमानेंटली डिलीट। बिल्कुल ठीक है। तो परमानेंटली डिलीट नॉन करेंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये क्या करेगा कि सर जो आपका नॉन करेंट वर्जन का ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या करेगा, परमानेंटली डिलीट कर देगा, डिलीट एक्सपायर, ठीक है। या फिर डिलीट एक्सपायर ऑब्जेक्ट, डिलीट मार्कर और इनकम्प्लीट मल्टीपार्ट अपलोड। तो कोई ऑब्जेक्ट ऐसा भी होता है सर जो अपलोड करते हो बट वो प्रॉपरली इनकम्प्लीट होता है
अपलोड नहीं हो पाता तो वो भी डिलीट हो जाए। तो यहाँ से आप ये रूल भी लगा सकते हो डिलीट करने का। समझ में आया सर? तो मोस्ट ऑफ द केस कंपनी के अंदर हम दो ही रूल लगाते हैं। एक तो ये ट्रांजिशन करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन स्टोरेज क्लास, तो ये स्टोरेज क्लास पे जाएगा। देखो हट गया ना सारा कुछ। तो यहाँ से आप एक क्लास से दूसरी क्लास में मूव करने के लिए ये फर्स्ट वाला रूल होता है। फिर उसके बाद ये फोर्थ नंबर का जो है ये परमानेंटली डिलीट वाला है। तो ये आपको दो ऑब्जेक्ट रूल एप्लीकेबल कर सकते हैं आप। और कंपनी के अंदर ये दो रूल जो है, ये दोनों रूल ही बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। समझ में आया सर? क्लियर हुआ? यस और नो? अभिषेक जी, सॉरी अभिषेक का नाम याद आ रहा है, हर्षदीप सर, उज्जवल जी एंड हरी सर। क्लियर? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो आपका रूल। ठीक है, चलिए अब जैसे यहाँ पर एक चीज़ और देख ही लो। जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया परमानेंटली डिलीट नॉन करेंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, मैंने ये लगा दिया और यहाँ पर आप डालते जाओ। मैंने बोला 30 डेज इसमें रहेगा, 60 डेज इसमें रहेगा, 120, 180, 360। ठीक है, अब यहाँ पर कर दी। देखो पूछ रहा है सर, जब आपने ये वाला सिलेक्ट किया ना ऑप्शन परमानेंटली डिलीट नॉन करेंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या बोल रहा है यहाँ पर देखें आप, परमानेंटली डिलीट नॉन करेंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बोल रहा है इंटर नंबर ऑफ डेज आफ्टर ऑब्जेक्ट बिकम नॉन करेंट। तो कितने दिन बाद डिलीट कर देना, जैसे आपका नॉन करेंट वर्जन बन गया वो, तो कितने दिन, तो मैंने बोला 15 डेज के बाद उसको डिलीट कर देना। ठीक है, तो फिर बोल रहा है नंबर ऑफ न्यूअर वर्जन टू रिटेन। तो ये ऑप्शनल है कि आप ये डिफाइन कर सकते हो कि भाई आपका जो नया वर्जन आएगा वो कितने दिन तक रखना है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लाइफ साइकिल रूल लगा सकते हो। समझ में आया उज्जवल जी, हरीश जी और हर्षदीप सर? क्लियर हुआ यस और नो? ये डॉट है सर, जैसे अभी डिलीट का ऑप्शन लगा है तो उसमें डे भी डिपेंड किए ऑलरेडी। तो हम तो पहले भी तो डे डिपेंड किए थे, तो उतना दिन के बाद इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो तो ट्रांसफर का है ना भाई, डिलीट का पूछ रहा है ना वो। ओके, अब चलिए आते हैं थोड़ा AWS के CLI की तरफ। तो सर मान लीजिए कि आपका कोई बकेट है, उस बकेट पे AWS CLI का यूज़ करके आपको कोई ऑब्जेक्ट अपलोड करना है, डिलीट करना, कुछ भी करना, कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो सर देखते हैं हमारे पास एक्सेस की सीक्रेट की है या नहीं। ठीक है, तो है मेरे पास। एक बार बस चेक कर लेता हूँ कि ये वही एक्सेस की सीक्रेट की है जो हमें यूज़ होनी है। QH5। ठीक है सर, चलिए तो CMD पे आ जाते हैं। AWS कॉन्फ़िगर कमांड चलाएंगे सर आप। बिल्कुल, तो यही है हर्षदीप वाली है, देखो मुंबई में। अब सर मैंने क्या बोला, मुझे एक S3 बकेट क्रिएट करना है। क्या कमांड होती है? AWS S3 MB मेक बकेट S3 कॉलन स्लैश और बकेट का नेम। तो बकेट का नाम क्या रखना चाहते हो सर? जैसे मैंने रखा क्लाउड विथ विवेक रख देता हूँ। ठीक है, हम लोगों को मतलब इतना याद रखना ना पड़ेगा ना? नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर कर दिया आपने इंटर। तो देखो सर आपका S3 बकेट क्रिएट हो जाएगा। सर ये बताओ ना सर, ये कैसे याद रखेंगे क्या ये सब S3? नहीं, अभी बताया था ना, कल भी बताया था, परसों भी हर्षदीप सर ने पूछा था। हाँ, ठीक है, याद नहीं रखना होता है, बस याद हो जाए तो अच्छी बात है, बट आपको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं वो आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सर मैंने एक S3 बकेट बना दिया, क्रिएट किया यूजिंग CLI। आके चेक करो जरा सर, क्या हमारे पास बकेट आया? बन गया सर। देखो आया सर, क्लाउड विथ विवेक YT करके। अब ऐसे ही डिलीट करना है, तो क्या करना है? डिलीट करने के लिए M फॉर मेक, B फॉर बकेट MB, R फॉर रिमूव, B फॉर बकेट। बकेट D भी हो सकता है, डिलीट बकेट नहीं, RB होता है सर। अच्छा, ये इसे कमांड देखनी हो तो कोई लिस्ट है हमारे पास? ऐसा डॉक्यूमेंट फॉलो करना पड़ता है बस। ठीक है, तो देखो मैंने डिलीट कर दिया क्लाउड विथ विवेक करके। अब ऐसे ही मैंने बोला इसमें और भी बने हुए बकेट, सारे बकेट डिलीट करता हूँ एक एक करके, देखिएगा। स्टैटिक 2025 करते हैं। तो स्टैटिक 2025 और 2026। ठीक है,
अच्छा सर, आरबी माइनस स्टार लगाते तो और सब ना डिलीट हो जाएगा? नहीं, तो देखो क्या बोल रहा है, बकेट फेल्ड हो रहा है, क्या बोल रहा है, व्हेन कॉलिंग द ऑब्जेक्ट द बकेट यू ट्राई टू डिलीट इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, तो अब इसकी भी कमांड होती है नॉन एम्प्टी बकेट डिलीट करने की, बट वो मुझे याद नहीं है तो वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से किया आपने, तो समझ में आया बकेट कैसे क्रिएट और डिलीट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको सर क्या करना है, कोई बकेट है, उस बकेट के अंदर कोई डेटा डालना है, क्या करना है, डेटा डालना है। तो यहाँ पर मुझे कमांड याद नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, कमांड टू कॉपी सिंक या सीपी ऐसा कुछ करके होता है। ठीक है, कमांड टू कॉपी डेटा इन S3। और यहाँ पर देखो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आ जाओ, इमेजेस में बहुत सारे मिल जाएंगे। देखो क्या है कमांड, AWS S3 CP, और उसके बाद आपको क्या कॉपी करवाना है वो सब। ठीक है, शायद ये कमांड मिस्टेक है, एक सेकेंड, चलो डॉक्यूमेंट में ही आ जाओ। देखिए, तो AWS S3 CP और सोर्स और फिर टारगेट। ठीक है, तो ये सिंटेक्स है। तो मैंने बोला पहले यहाँ पर देखो आपके डेस्कटॉप फोल्डर पे आ जाओ जहाँ पर आपका डेटा रखा, पाथ भी दे सकते हो बट मैंने बोला डेस्कटॉप पे आ जाओ, और डेस्कटॉप पे कोई रखा हुआ है उसको कॉपी करवाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने ये SSL है, ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज़ में जाके पूरा देख लो, नाम वगैरह एक्सटेंशन क्या है, .png। ठीक है, तो आप SSL कर सकते हो, AWS S3 CP SSL.png आ गया, S3:/ और बकेट का नाम जहाँ पर आपको कॉपी करना है। तो जैसे मैंने बोला डेमन 2025, इसके अंदर करना है, इस पर कुछ नहीं है, डेमन 2025, तो आपका बकेट हो जाएगा, सॉरी डेटा हो जाएगा बकेट पे कॉपी। देखोगे आप लोग आके वेरीफाई कर लीजिए। देखिए आ गया SSL सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से सर आप AWS CLI पे डेटा डाउनलोड और अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों के लिए एक टास्क लिखो, डाउनलोड डेटा फ्रॉम S3 बकेट टू लोकल सिस्टम यूजिंग AWS CLI। सर एक बार, डाउनलोड डेटा फ्रॉम S3 बकेट टू लोकल मशीन यूजिंग AWS CLI। डाउनलोड ही करना है ना कुल हाँ। मिला के? ठीक है, डाउनलोड S3 डेटा टू लोकल फ्रॉम S3। जी सर, नेक्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं अपन ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन की तरफ। तो ज़रा समझते हैं ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो क्या होता है ये चीज़ तो मैंने आपको बता ही दिया है, राइट। तो यहाँ पर आएंगे आप मैनेजमेंट पे, नहीं मैनेजमेंट पे नहीं, कहाँ गया, दिखा आप लोगों को, ये ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन अभी आपने क्या कर दिया सर, इसको डिसेबल कर रखा है। ठीक है, इनेबल कर दो आप, तो ये आपको इंड पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेटेड का, तो सेव चेंजेस कर दिया आपने, और यहाँ पर आके अब करेंगे आप ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन का लैब। तो कुछ नहीं करना है सर, देखिए सबसे पहले आएंगे अपन ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन में, और आप जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है सर डाउनलोड अपलोड कुछ भी करते हो, राइट। तो जैसे मैंने बोला कि मेरे पास पहले मैं देख लेता हूँ बकेट कौन कौन सा अवेलेबल है। तो बकेट लिस्ट करने के लिए कमांड होती है सर AWS S3 LS। ठीक है, तो आपको दिखा देगा, देखो सर, तो इतने सारे बकेट आपके पास अवेलेबल हैं। अब इसमें से क्या किया सर, आप कोई भी एक बकेट ले लीजिए और उसमें क्या करिए, ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन इनेबल कर दीजिए। तो अभी हमने क्या किया सर, ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन इनेबल कर दिया, किस बकेट पे, डेमन 2025 पे। किस पे किया है सर हमने, डेमन 2025 पे। ठीक है, और मैं इस पर क्या करता हूँ सर, कोई भी ऑब्जेक्ट अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, हैवी साइज़ का क्या करता हूँ,
कोई भी ऑब्जेक्ट अपलोड कर देता हूँ हैवी साइज़ का और फिर उसको डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आ जाइए आप, अपलोड पे क्लिक करता हूँ मैं, ऐड फाइल्स पे क्लिक किया, एक 115 MB का है ये 1.5 GB का है। चलो ये 166 MB का, इसको अपलोड कर दिया, ठीक है सर। देखो कितना स्लो अपलोड हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो वेट करो, इसका लाइव एग्जांपल देखेंगे अपन, अपलोड होगा कितना स्लो हो रहा है और फास्ट कितना होगा। चलो मैं इसको कैंसिल कर दूं। देखो अभी इस पे ग्राफिकल पे कितना टाइम ले रहा है सर, राइट। मैं एक बार इसको CLI से करके दिखाता हूँ। तो आपने कौन सा डेटा लिया था यहाँ पर एक बार देख लेते हैं अपन। AWS क्लाउड वॉच वाला, ठीक है, ये डीवर्ड। तो यहाँ पर मुझे प्रॉपर्टीज़ में देखो पाथ क्या है, विवेक के अंदर वीडियोस पे, चलिए तो यहाँ पर आ गया AWS S3 CP और उस इमेज का नाम। तो इमेज का नाम क्या रखा है सर यहाँ पर, AWS क्लाउड वॉच, ठीक है। इसको करना है S3:/ और बकेट का नाम क्या है सर, Daemon 2025, यही है बकेट का नाम। एक बार वेरीफाई कर लीजिए आप। ठीक है, Daemon 2025 और कर दीजिए सर अपलोड। देखिएगा इससे फास्ट अपलोड होगा, ठीक है। देख रहे हैं फास्ट स्पीड, देख रहे हैं आप, 25 MB अपलोड हो चुका है। यही तो आप हमें पैसे दिए हैं डाउनलोड करने के लिए ना। तो ये तो अपलोड कर रहा हूँ सर मैं, डाउनलोड थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ मतलब इसी तरह से डाउनलोड हो जाएगा ना सर। अब आप करो, जब करोगे तब पता लगेगा, हो अपलोड जाएगा। फिर डाउनलोड कर लेंगे। आप तो बोल तो देते हैं लेकिन करते कहाँ हैं कुछ। सर आराम से हो जाएगा, हो तो सब कुछ आराम से जाता है, तो करते हैं। ठीक है, तो देखो कितना फास्ट हो रहा है। हर्षदीप सर समझ में आया कि कंसोल पे कितना स्लो लेटेंसी मिल रहा है और CLI पे फास्ट मिल रहा है। तो ऐसे सिनारियोज के लिए हम लोग यूज करते हैं CLI। ठीक है, अभी इसको दिखाऊंगा ट्रांसफर एक्सेलरेशन के थ्रू ये फास्टली अपलोड होगा। देखिए हो गया अपलोड, बट काफ़ी स्लो हुआ है, राइट। हुआ है बट फिर भी एज कंपेयर टू ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन स्लो हुआ है। अब मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ और फिर अपलोड करता हूँ ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। चलिए ठीक है, अब करते हैं। तो अब कुछ नहीं, कमांड सब कुछ सेम होती है, बस इसमें क्या होता है एंड पॉइंट लगाना होता है। तो एक सेकंड मुझे ज़रा कमांड देखनी पड़ेगी, तो मैं एक सेकंड देख लेता हूँ कमांड अपने नोटबुक में लिखा होगा।
चलिए, तो देखो ये कमांड आपकी सेम होती है सर, AWS S3CP, फिर ऑब्जेक्ट का नाम, बकेट का नेम, और आफ्टर दैट यहाँ पर आपको ऑप्शन लगाना हाइफन हाइफन इंड पॉइंट। क्या लगाना है सर? हाइफन हाइफन इंड पॉइंट हाइफन URL, और इंड पॉइंट का URL आपको देना, तो वो इंड पॉइंट का URL आपको यहीं से मिल जाएगा। मैनेजमेंट पे था क्या, फिर एप्लीकेशन रूल नहीं, यहाँ पर परमिशन पे आए, ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन प्रॉपर्टीज़ पे आइए, ये ठीक है सर। तो ये आपका एक्सेलरेटेड इंड पॉइंट है, और इसके थ्रू आप करें अब अपलोड, देखिएगा फास्ट कितना होगा। क्या बोल रहा है? इसका भी चार्ज लग जाता है क्या? नहीं, एक सेकेंड, इंड पॉइंट आपका तो एंड पॉइंट लिखते हैं कि नहीं ऐसे? हाँ, चलिए हो गया। इस इंड पॉइंट को कॉपी करना है आपको, और यहाँ पर HTTP लगाना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए नहीं हो रहा था। https:// ठीक है, अब देखें, अब हो जाएगा। देखिए पहले के कंपेयर में फास्ट हो रहा है कि नहीं? देखो स्पीड कितनी मिल रही, 3-4 MB/s मिल रही है आपको स्पीड। तो इस तरीके से सर आपका ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन अगर इनेबल रहता है तो क्या होता है कि आपको स्पीड डाउनलोडिंग अपलोडिंग की स्पीड फास्ट मिल जाती है। समझ में आया? देखो, तो पहले आपके CLI से पहले आपने कंसोल से किया तो अपलोड तो हुआ ऑब्जेक्ट, बट स्लो हो रहा था। फिर आपने क्या किया, CLI से किया तो CLI से ऑब्जेक्ट अपलोड हुआ फास्टली एज कंपेयर टू कंसोल, बट फिर भी ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन के कंपेयर में स्लो अपलोड हुआ। तो इस तरीके से सर ये आपका वर्क करता है S3 ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन। ये आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि S3 के अंदर ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है। समझ में आया सर? यस। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अपन मिलेंगे कल। तो कल अवेलेबल रहेंगे आप हर्षदीप सर?